तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले जानना होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। अनीश आनंद हैंड रेज किए हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, डाउन कर देते। डाउन करो। चलिए, और कैमरा सभी लोग ऑन रखो। ग्रुप में मैसेज गया है ना, कैमरा ऑन रखिए, नहीं तो फिर आपका मार्क्स नहीं होगा, अटेंडेंस। आयुष बोलो। बोल रहे थे सर, डॉस में सब कमांड नहीं बताए। ठीक है, तो बता दिया जाएगा। जिस समय मैं डॉस बताऊंगा उस समय मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने पढ़ा था प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग प्रोसेस को मैनेज कर रहे थे। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे मेमोरी को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। आप जानते हो कि किसी भी कंप्यूटर का मेन मेमोरी बहुत ही प्रीसियस टूल है, जिसको हम लोग को मैनेज करने के लिए सीखना होगा। हाउ डू यू मैनेज मेमोरी, मेन मेमोरी को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में लिमिटेड मेन मेमोरी होता है, यानी हम बात कर रहे हैं रैम, रैंडम मेमोरी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप प्राइमरी मेमोरी को कैसे मैनेज कीजिएगा, उस चीज के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है हम लोग को। और तुम जानते भी हो कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में मैं बता देना चाहता हूं कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, क्लियर लिखा हुआ है, इट इज ए टेक्निक इन विच द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मैनेज, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। एवरी प्रोसेस मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तुम जानते हो कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तो वहां पर मेन मेमोरी को मैनेज करना होता है। लेकिन हम लोग तो अभी तक प्रोसेस को मैनेज किए, प्रोसेस को शेड्यूल किए। ठीक है, लेकिन हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में मेमोरी को मैनेज करेंगे। In this case, the memory manager is responsible for allocating primary memory to the process. मैंने पहले भी बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में मेमोरी को मैनेज करने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, मेमोरी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। राइट, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वो चीज यहां पर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इतने चीज को हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, मेमोरी पार्टीशन, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, स्वैपिंग, पेजिंग, सिगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यहां पर भी एल्गोरिथम है। जिस तरह से आपने प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखा, यहां पर भी आपको एल्गोरिथम बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के हर चैप्टर में एल्गोरिथम है। ठीक है, और लास्ट है थ्रेशिंग। इतने टर्म्स को हम लोग को मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ना होगा। जितना पढ़ाएंगे उतना आपका पीडीएफ ग्रुप पे चला जाएगा, उसके अनुसार नोट्स बना लेना करेंट। उसके बाद जितना मैं डिस्कस करूंगा उतना नोट्स आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा आज, जितना डिस्कस होगा, और नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जानना होगा एक एक करके सब टर्म के बारे में। तो आइए, सबसे पहले है मेमोरी पार्टीशन। मेमोरी पार्टीशन,
तो मेमोरी पार्टीशन का मतलब होता है कि मेमोरी को डिवाइड करना, मेन मेमोरी को डिवाइड करना। मेमोरी पार्टीशन के बारे में लिखा हुआ है कि मेमोरी पार्टीशन इज ए टेक्निक in which a main memory is divided into two parts. One part is called a static and second part is called variable size partition. दो तरह का मेमोरी का पार्टीशन होता है, ध्यान देना। तुम कह सकते हो कि मेमोरी पार्टीशन इज ए टेक्निक इन विच मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One part is called a static partition and second part is called dynamic partition. A static partition और dynamic partition. Dynamic partition को variable size partition भी बोलते हैं, dynamic partition को variable size partition भी बोला जाता है। जैसा कि तुम जानते हो कि कंप्यूटर साइंस में स्टैटिक का मतलब क्या होता है और डायनेमिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड और डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड और डायनेमिक का मतलब क्या होता है चेंजेबल। जैसे तुम एग्जांपल से समझने का कोशिश करो। मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, आप प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी पढ़े हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट? कौन बताएंगे? हैंड रेज करो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट? आयुष, बोलो आयुष। सर वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहता है मगर कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, और किसी से जवाब ले लेते हैं। आपका मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं स्वाति से। बोलो स्वाति। हेलो सर, वेरिएबल एक मूवमेंट पे चेंज हो सकता है बट कांस्टेंट फिक्स रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, अभिषेक, क्या जी दोनों ज्वाइन किए हो? एक ही मतलब एक ही साथ रहते हो, क्लासमेट हो? आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का। मोबाइल तो होगा, मोबाइल से ज्वाइन करो अलग अलग। आवाज नहीं आ रहा है। अभिषेक कुमार, रोहित, यस सर। बताओ। तो वेरिएबल इस प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं हो सकता और नहीं, वेरिएबल चेंज हो सकता है और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल बताओ। जैसे सर a=2 ले लेते हैं तो a में सर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं बट सर 2 वो चेंज नहीं होगा, वो 2 3 नहीं बन जाएगा, 2 2 ही रह जाएगा। और एक वेरिएबल है उसमें से हम कभी 20 भी रख सकते हैं तो कभी 30 भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वेरी गुड, सही है, आप लोगों ने सही बताया है। फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूं, कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन करोगे, कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो चेंज नहीं करेगा। जैसे कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट हो गया, रियल कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। तो अब मान लो कि 10 है, तो 10 है तो ऑलरेडी वो कांस्टेंट है। 20.45 है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए स्टोरेज, वेरिएबल इज ए स्टोरेज which is used to hold constant value. वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू को क्या करता है? होल्ड करता है, स्टोर करता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी वेरिएबल का वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अगर b में 10 है तो क्या b में 20 नहीं हो सकता है? क्या b में 30 नहीं हो सकता है?
तो हमेशा याद रखना, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड और डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। इसीलिए डायनेमिक पार्टीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल साइज पार्टीशन। वेरिएबल साइज पार्टीशन इसलिए बोला जाता है कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। तो चलो, तो आपने अभी देखा कि मेमोरी पार्टीशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एक आपका कहलाएगा स्टैटिक पार्टीशन और सेकंड कहलाएगा आपका डायनेमिक पार्टीशन। ये कौन है जी? विष्णु गुप्ता। किस तरीके से तुम बैठे हो? बैठने का तरीका भी तुमको नहीं मालूम है? वीडियो ऑन है और तुम, ये सब बताना पड़ेगा तुमको। और यूनिफॉर्म में आज ये वार्निंग है, जिस समय क्लास हो, जिस शेड्यूल में आपका क्लास है, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में रहेंगे। जो ग्रुप में मैसेज दिया गया है उसके अनुसार क्लास को अटेंड करना है। हाँ, तो मेमोरी पार्टीशन दो हो गया, स्टैटिक पार्टीशन और वेरिएबल साइज पार्टीशन। वही लिखा हुआ है यहाँ, पढ़ो। It is a technique in which a main memory is divided into a static and variable size partition. स्टैटिक और नहीं होगा यहाँ पर, एंड करना, स्टैटिक एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। अगर और है तब तो स्टैटिक और वेरिएबल साइज पार्टीशन क्या हो गया? सेम हो गया। स्टैटिक एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम। स्टैटिक में क्या होता है? each slot can be equal or unequal size। स्टैटिक पार्टीशन में, स्टैटिक पार्टीशन भी दो तरह का होता है। एक इक्वल साइज पार्टीशन होगा और एक अनइक्वल साइज पार्टीशन होगा। यानी जब मेन मेमोरी को तुम डिवाइड करोगे तो उसका दो पार्ट हो गया, एक स्टैटिक पार्टीशन हो गया, एक डायनेमिक हो गया। डायनेमिक को वेरिएबल साइज पार्टीशन भी कहते हैं। और स्टैटिक पार्टीशन भी दो तरह का होता है। स्टैटिक पार्टीशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड इक्वल साइज पार्टीशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड अनइक्वल साइज पार्टीशन। इक्वल साइज पार्टीशन में क्या होगा? जितने भी स्लॉट्स होंगे सभी स्लॉट का साइज क्या होगा? सेम होगा। मान लो कि हमारे पास 32 MB का रैम है। ध्यान दो, अगर हमारे पास 32 MB का रैम है, प्राइमरी मेमोरी है, तो जितने भी स्लॉट्स बनेंगे सारे स्लॉट का साइज क्या होगा? सेम होगा। सारे स्लॉट का साइज क्या होगा? सेम होगा। उसी को कहते हैं इक्वल साइज पार्टीशन। हाँ बोलो आयुष। सर स्लॉट क्या होता है? स्लॉट कहने का मतलब पार्ट, जो पार्ट हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं स्लॉट। स्लॉट क्रिएट करना, पार्ट क्रिएट करना, ठीक है। इतने स्लॉट में बटा हुआ रहेगा, इतने पार्ट में बटा रहेगा, डिवाइड रहेगा। तो इक्वल साइज पार्टीशन में क्या होगा? जितने भी स्लॉट्स क्रिएट होंगे सेम साइज का स्लॉट क्रिएट होगा। और अनइक्वल साइज में क्या होगा? जितने भी स्लॉट्स होंगे वो अनइक्वल साइज का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो, इन वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? डायनेमिक पार्टीशन है। डायनेमिक पार्टीशन। इन वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग द मेमोरी इज पार्टीशनिंग ड्यूरिंग रन टाइम। तुम जानते हो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर 2 KB चाहिए तो 2 KB का ही स्लॉट क्रिएट होगा। किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर 3 MB चाहिए तो 3 MB का ही स्लॉट क्रिएट होगा, यानी डायनेमिकली रन टाइम। याद करो सी प्रोग्रामिंग में BSc IT स्टूडेंट याद करो सी प्रोग्रामिंग, और BCA स्टूडेंट याद करो क्यू बेसिक। कोई बता सकता है कितने तरह का इनपुट ऑपरेशन होता है? कौन बताएंगे? हैंड रेज करो। कितने तरह का इनपुट ऑपरेशन होता है?
हाँ बोलो रोहित कुमार। सर ये भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं, एक डायनेमिक, जो कि सर हम लोग इनपुट कराते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन। जैसे हम मैसेज लिख के इनपुट कराता है, एक होता है जिसका की वैल्यू फिक्स कर देते हैं इन प्रोग्राम में। उसको क्या कहते हैं? जैसे सर कंपाइल टाइम इनपुट कहते हैं ना। अगर सर आप नाम तो नहीं पता, अगर आप किसी बस भी लिख प्रोग्राम को जब बनाओगे तो जब यस सर, वेरिएबल में वैल्यू को क्या करोगे? पुट कर दोगे। अगर मान लो कि यस सर, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है तो प्रोग्राम में ही आप लेंथ ब्रेथ को क्या कर दोगे? इनिशियलाइज कर पुट कर दोगे देंगे सर, प्रोग्राम में ही। यस सर, तो उसी को हम यस लोग क्या सर, कहते हैं? इस कंपाइल टाइम इनपुट। और रन टाइम इनपुट कंपाइल किसको कहते हैं? प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू सप्लाई करना। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे पूछेगा इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रन टाइम इनपुट। रन टाइम, तो वही चीज यहाँ पे होता है। अब रन टाइम इनपुट से क्या फायदा है कि यूजर जो कुछ इनपुट लेना चाहता है रन टाइम डिसाइड करेगा। अगर प्रोग्राम में तुम फिक्स कर लिया लेंथ एंड ब्रेथ को, तो फिक्स कर लिया, जो लेंथ ब्रेथ प्रोग्राम में वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है उसी के अनुसार एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट होगा। लेकिन जब तुम रन टाइम इनपुट लोगे तो जो लेंथ ब्रेथ इनपुट करोगे, ठीक है, उसके अनुसार एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट होगा। तो उसी तरह से डायनेमिक पार्टीशन में क्या होता है? वेरिएबल साइज पार्टीशन में क्या होता है? रन टाइम रन टाइम स्लॉट क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना भी साइज है, जरूरत है, उतना ही साइज का ब्लॉक क्रिएट होगा। ब्लॉक क्रिएट करने का मतलब स्लॉट क्रिएट करना, ब्लॉक क्रिएट करना, स्लॉट क्रिएट करना या पार्ट में डिवाइड करना, उसी को हम लोग स्लॉट कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं। यही है डायनेमिक पार्टीशन। और यहां पर लिखा हुआ है क्लियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक पार्टीशन, जो मैंने एक्सप्लेन किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक पार्टीशन, दो तरह का स्टैटिक पार्टीशन होता है। देखो तो फर्स्ट क्या है? इक्वल साइज पार्टीशन। और सेकंड क्या है? अनइक्वल साइज पार्टीशन। तो इक्वल साइज पार्टीशन और अनइक्वल साइज पार्टीशन को मैंने अभी जस्ट बताया आपको, पढ़ो वही चीज लिखा हुआ है। इक्वल साइज पार्टीशन में क्या होगा? जितने भी ब्लॉक्स क्रिएट होंगे मेन मेमोरी का, जितने भी स्लॉट्स क्रिएट होंगे, यस सर, जितने भी स्लॉट्स क्रिएट होंगे, सारे स्लॉट्स का साइज क्या होगा? सारे ब्लॉक का साइज क्या होगा? सेम होगा। In this partition, an application is loaded into one or more slots. अब जब भी पार्टीशन क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग? क्योंकि किसी भी प्रोसेस को तुमको क्या करना है? एग्जीक्यूट कराना होगा। अगर तुम्हारे पास 3-4 एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन 4, और मान लो सभी एप्लीकेशन को तुमको क्या करना है? एग्जीक्यूट कराना है, तो मेन मेमोरी के किसी भी स्लॉट को वो यूज करेगा, तभी वो प्रोसेस क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर इक्वल साइज का पार्टीशन होगा, मान लो कि आपका 32 MB का रैम है और मैं चाहता हूं कि 8 KB का, या मैं मान लो कि 32 MB का रैम है और मैं चाहता हूं कि 8 KB का स्लॉट क्रिएट करना। कितना स्लॉट क्रिएट होगा? 4 स्लॉट क्रिएट होगा। अगर 32 MB का रैम है हमारे पास, एग्जांपल समझो, 32 MB का रैम है हमारे पास और 4 स्लॉट क्रिएट करना है 8 KB का। कोई कहेगा कि 8 KB का स्लॉट क्रिएट करना है, कोई कहेगा कि 4 KB का स्लॉट क्रिएट करना है। तो इक्वल पार्टीशन में क्या करोगे? सभी स्लॉट का साइज क्या रखोगे? सेम रखोगे। यही होता है इक्वल साइज पार्टीशन। और किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उस एप्लीकेशन को उस स्लॉट में क्या करना होगा? एलोकेट करना होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दिस पार्टीशन एन एप्लीकेशन इज लोडेड इनटू वन और मोर स्लॉट्स।
The application use a certain number of slots of memory space according to their requirement. जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार तुम स्लॉट को क्या करोगे, यूज करोगे। देखो एग्जांपल यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, पढ़ो। The memory space of capacity 128 MB. मेन मेमोरी का कैपेसिटी कितना है, 128 MB है, सर। ठीक है। हाँ बोलो रोहित कुमार। सर बोल रहे थे सर 40 मिनट ही क्लास चलेगा, ऐसा टाइम हो रहा है, फिर से ज्वाइन करेंगे। रीज्वाइन करोगे, सभी लोग रीज्वाइन करोगे, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, सभी लोग रीज्वाइन करोगे। हाँ तो ये याद दिला दिया, सही है, सभी लोग रीज्वाइन करोगे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल में the memory space of capacity 128 MB is divided into 8 equal size slots. 128 MB का रैम है, और यहाँ पर क्या किया गया है, 8 स्लॉट में इसको डिवाइड किया गया है। तो हर स्लॉट का साइज कितना होगा, 16 MB, तभी ना 16 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो क्या होगा, 128 MB होगा। टू एप्लीकेशन X and Y रिक्वायर्स 32 and 50 MB। दो एप्लीकेशन है, दो प्रोसेस है, और दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए एप्लीकेशन X के लिए तुमको क्या चाहिए, 32 MB, और एप्लीकेशन Y के लिए कितना चाहिए, 50 MB। तो कैसे एलोकेट होगा, कौन सा स्लॉट में जाएगा। तो इन दिस केस एप्लीकेशन X रिक्वायर्स 2 स्लॉट्स ऑफ मेमोरी का 2 स्लॉट ना चाहिए, 32 MB उसका रिक्वायरमेंट है।